हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 3 भाग 1 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है को पढ़ेंगे। तो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में पहले व्यापार करने आई और उसने यहाँ पे पूरा राज्य कायम कर लिया था। तो देखिए, मुग़ल बादशाहों में जो औरंगज़ेब थे आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। 1707 में जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार जो थे उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली और दिल्ली जो थी वो एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो ये एक चित्र दिखाया है, देखिए। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र जब 1857 के समय में मुग़ल शासक थे और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। तो एक चित्र है ये। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो ये रास्ता है, देखिए, ये ब्रिटिश आइलैंड है, एक द्वीप है ब्रिटिश। तो यहाँ से इस तरह से रास्ता था, ये अफ्रीका का एक केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ से बम्बई, मद्रास, तो और ये कैंटोन। तो इस तरह से रास्ता था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी, उस समय शासिका थी, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो इस जो चार्टर था उसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इसके सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ खरीद कर यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। तो उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, यानी कोई उनके विरोध में ना हो तभी वो फ़ायदा ले सकती थी। कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो वाणिज्यिक, देखिए, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफा कमाया जाता। मुनाफा यानी फ़ायदा। तो लेकिन ये शाही दस्तावेज़ दूसरी ताकतों को तो नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो उन्हीं के देश के लिए था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच, जो कि हॉलैंड, नीदरलैंड के थे, वो भी यहाँ आने लगे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी आ गए। अब समस्या ये थी कि सारी कंपनियाँ एक ही चीज़ें खरीदनी चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। तो इस वजह से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा था, उसकी मांग थी। तो अब इनको फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी जो उनकी विरोधी कंपनी थी, स्पर्धा कर रही थी उनसे, उनको ख़त्म कर दें। तो बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने इनके बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावट कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। तो हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे वो। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद और व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और इस तरह से व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कोलकाता, आप जानते हैं, हुगली नदी के किनारे बसा है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था।
इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता। निर्यात यानी कि बेचने वाली, जिनको हम बेचना है, यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। तो जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 तक कंपनी ने चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल जो अफसर थे उनको रिश्वत देकर 3 गाँवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। फरमान यानी कि एक शाही आदेश। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें यानी कि फ़ायदे, छूट हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। औरंगज़ेब के फरमान से कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी, कंपनी को थी, अफसरों को व्यक्तिगत तौर पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में जो राजस्व वसूली थी, जो सरकार, जो नवाब टैक्स लेते थे, वो कम हो गया। तो ऐसे में वहाँ के जो नवाब थे उस समय, मुर्शिद कुली खान, उन्होंने विरोध किया। ये देखिए, ये चित्र है। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। तो बड़े जहाज़ों से छोटी नाव होती थी, फिर वो तट तक सामान को लाती थी। अब व्यापार से युद्धों तक शुरुआत हो रही थी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव बढ़ गया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब भी अपनी ताकत दिखाने लगे और दूसरी क्षेत्रीय ताकतें भी दिखाने लगे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। एक किला जो होता था बहुत बड़ा होता था, उसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते थे। तो कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो रही, नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ी है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो ये टकराव दिनों दिन बहुत गंभीर होते गए और इसके परिणाम स्वरूप प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध था जो उसका परिणाम हुआ। अभी रॉबर्ट क्लाइव है जिसे अंग्रेजी शासन को स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं और जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का ये नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलाशी था जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं देने में मना न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, किलेबंदी रोके और राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ी जहाज़ों को घेरे में ले लिया और कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए चल दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में जो तैनात कंपनी के अफसर थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिली। नौसैनिक यानी कि जल सेना। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में
सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो लोग मिल गए थे अंग्रेज़ों की ओर। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। कंपनी प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। उसने क्या लिखा, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध जो संपन्न रियासतें हैं उन पर पूरा कब्जा हासिल करने की परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आज सालाना 20 लाख स्टर्लिंग, वहाँ की जो रुपया, जैसे यहाँ रुपया होता है वहाँ पे स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है, क्योंकि वो लोग हल्ला कर रहे थे कि शक से देख रहे थे। प्लासी की जंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर जाफ़र को नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। तो जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी जो है फिर हमेशा उनके इशारों पर नहीं चलते हैं। तो आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में अपना सम्मान दिखाना होता है। तो मीर जाफ़र ने भी कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। 1764 में उसे बंगाल से बाहर कर दिया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को देने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और अपने अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने कहा अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, यानी हमें खुद ही शासन करना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था और उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन में लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी।